हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज। देखना ये है बॉन्ड कैसे टूटते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। इसके अलावा आप देखोगे एरो का जो कर्व एरो नोटेशन है वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड फिजन क्या होता है और कैसे होता है, और हम एरो जो होता है डिफरेंट टाइप के एरो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन एरोज का क्या मतलब होता है, कौन सा एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम लोग एरो रिप्रेजेंटेशन या कर्व एरो रिप्रेजेंटेशन के नाम से भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, बॉन्ड फिजन या क्लीवेज क्या है और कितने टाइप का होता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि अपने पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो या तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, दो ही बॉन्ड है, या सिग्मा होता है पाई होता है, या दोनों टुगेदर होते हैं। तो उन बॉन्ड को अगर हमें क्लीव करना होगा, तोड़ना होगा, फिजन करना होगा, तो कैसे फिजन होगा या कैसे क्लीव होगा, और क्लीव होने के बाद क्या बनेगा, इसके बारे में जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बारे में जानकारी हमें होगी बॉन्ड टूटता कैसे है। तो बॉन्ड फिजन या क्लीवेज सिंपली कुछ नहीं है, दिस इज द डिसोसिएशन या सेपरेशन ऑफ शेयर्ड बॉन्ड पेयर बिटवीन टू एटम। जो दो एटम शेयरिंग से बनाते हैं उनका डिसोसिएशन या सेपरेशन होता है, बॉन्ड फिजन उसी को बोलते हैं। कैसे होता है? दो तरीके से होता है। तो अगर हम किसी बॉन्ड को तोड़ने जाएंगे तो तोड़ने का अपने पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन पहला कहलाता है, या इसी को होमोलिसिस भी बोलते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और होमोलिसिस, ऑल्सो नोन एज होमोलिसिस। और दूसरा जो है हमारा दैट इज हेट्रोलिसिस। पहला होमोलिसिस हो जाएगा और दूसरा जो मेथड है दैट इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं, बॉन्ड फिजन, या इसी को हम लोग हेट्रोलिसिस कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज हेट्रोलिसिस। ये दो तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं, उनका फिजन या क्लीवेज होता है। हमें दोनों को डिटेल में पढ़ना है विथ कंडीशन, किस कंडीशन में कौन सा टूटेगा, हमें क्या कंडीशन अप्लाई करना होगा। सो वन बाय वन हम लोग देखने वाले हैं हाउ होमोलिटिक बॉन्ड फिजन टेक्स प्लेस एंड हाउ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन टेक्स प्लेस। दोनों में क्या बनता है, किन कंडीशन में फिजन फेवरेबल होंगे, किन कंडीशन में नहीं होंगे। तो पहला अपन लोग क्या पढ़ेंगे, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो हेडिंग डालिएगा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। आइए देखते हैं कैसे होता है। द फर्स्ट टॉपिक इज होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, अब इसमें क्या है, खास क्या है, ये जानना है। सबसे पहले देखिए इसमें मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे होता है, एंड देन इसके बारे में फुल डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। अगर हम मान लो कि ये बॉन्ड को क्लीव करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लीव करने के लिए अपने पास या तो हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज़ करते हैं, या HNU सनलाइट का यूज़ करते हैं, या स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब डिटेल कंडीशन आपको डिटेल में बताता हूँ। नॉन पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पे जैसे ही ये डिसोसिएशन होगा आपको जो स्पीसीज मिलेंगे उनका नाम होता है फ्री रेडिकल्स। तो आपको मिलेगा कार्बन पे, ये जो कार्बन बीच में यहाँ बनेगा, ये कार्बन, इस पे एक सिंगल बिंदी लगा होगा, प्लस दूसरा भी सेम कार्बन ऐसे होगा जिस पे एक बिंदी लगा होगा। इस स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। दीज आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। तो जो फ्री रेडिकल स्पीसीज है इनका क्या होता है, जनरेशन या उनका निर्माण होता है फ्री रेडिकल्स का। एंड यहाँ क्या हुआ, जो शेयर्ड पेयर, देखिए भैया यही इलेक्ट्रॉन जो दोनों ने शेयरिंग से बनाया है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है किससे बना है, दोनों कार्बन के शेयरिंग से बना है। दोनों ने अपना क्या किया, इलेक्ट्रॉन को A11 शेयर किया है। अब ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। मैंने यहाँ पे जो एरो बनाया है ध्यान से देखना, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो सिंगल हेडेड एरो बनाते हैं। ये जो एरो बना दिस इज कॉल्ड सिंगल हेडेड एरो। इसमें एक ही हेड है, इसमें देखिए दो हेड है ना। तो जिसमें दो हेड होंगे उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जिसमें सिंगल हेड होगा उसमें केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये आपका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, इसी को हम लोग होमोलिसिस बोलते हैं, ठीक है, यही आपका होमोलिसिस हो रहा है। तो अगर डिफाइन करना हुआ कि व्हाट इज होमोलिसिस, तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, दोज बॉन्ड क्लीवेज विच इन्वॉल्व इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन बॉन्डेड एटम। सो ऐसा फिजन या ऐसा क्लीवेज जिसमें शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के जो पार्ट हैं दोनों वो इक्वल दोनों पे बढ़ जाते हैं, दोनों बॉन्डेड एटम पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, सच क्लीवेज या सच फिजन्स आर कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। सो यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे दोज फिजन विच इन्वॉल्व
दोज फिजन, फिजन का मतलब टूटना होता है, विच इन्वॉल्व इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ shared pair electron between bonded atom, ठीक है। बॉन्डेड एटम के बीच में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ऐसे डिसोसिएशन को या ऐसे फिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। यहाँ पे दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के दो पार्ट थे, एक चला जाएगा इस कार्बन पे, दूसरा चलाएगा इस कार्बन पे, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसीलिए इसका नाम है होमोलिसिस, ठीक है ना। अब इसमें कुछ कंडीशन है, अंडर सर्टेन कंडीशन हमेशा नहीं होगा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं। अगर कंडीशन फुलफिल करेगा तब होमोलिटिक होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कंडीशन क्या है? द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिस भी मॉलिक्यूल को होमोलिसिस करना है वो गैस फेज में होना कंपलसरी है, ठीक है। सो मॉलिक्यूल जिसको होमोलिसिस करना है तो दैट मस्ट बी इन गैसियस फेज, मॉलिक्यूल मस्ट बी इन गैसियस फेज, मॉलिक्यूल गैस फेज में होना चाहिए। सो अगर गैस फेज में नहीं है तो होमोलिसिस नहीं होगा, हेट्रोलिसिस होने के चांसेस होंगे, ठीक है, गैस फेज में। दूसरा, जिन सॉल्वेंट का यूज कर रहे हो सॉल्वेंट नॉन पोलर होना चाहिए, सॉल्वेंट मस्ट बी नॉन पोलर, मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होता हो, म्यू बराबर 0, उनको हम लोग यूज करेंगे। तो आप सभी को शायद पता हो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, मैं कुछ लिख दे रहा हूँ। CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन C6H6, इसके अलावा N-हेक्सेन, ये जो सॉल्वेंट है दीज ऑल आर नॉन पोलर। तो यूजुअली आप देखोगे कि जब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करना होगा तो इन्हीं में से किसी का यूज किया जाता है, यूजुअली इन्हीं का यूज किया जाता है, क्योंकि ये सॉल्वेंट इजिली अवेलेबल है और ये सब नॉन पोलर है। इन सब का डाइपोल मोमेंट क्या है, म्यू बराबर 0, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, तीसरा कंडीशन, जो दो एटम में के बीच में होमोलिसिस होना है, जो दो एटम के बीच में होमोलिसिस होना है, जरूरी ये है कि उनके बीच की या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो या तो बहुत कम हो। अगर ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो फिर एक साइड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा, हेट्रोलिटिक हो जाएगा। बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो दोनों बराबर बराबर है तो बराबर बटेगा भी, या तो डिफरेंस जब बहुत कम होगा तब भी बराबर बटेगा। बट अगर डिफरेंस ज्यादा हुआ देन दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि जिन दो एटम के बीच में होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होना है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो बहुत कम हो या तो 0, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, EN डिफरेंस का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम must be 0 और वेरी लो, या तो बहुत कम हो या तो 0 हो तभी अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो हेट्रोलिटिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा, फोर्थ पॉइंट क्या है, जब भी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करना है आपको रेडिकल इनिशिएटर चाहिए, आपको एनर्जी सोर्स चाहिए। वो एनर्जी सोर्स कहां से आएगा देखिएगा, ठीक है। सो फॉर होमोलिसिस रेडिकल इनिशिएटर्स आर रिक्वायर्ड, रेडिकल इनिशिएटर्स आर रिक्वायर्ड, अब इनिशिएटर्स क्या होते हैं बस यही पहचान लीजिए। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंडीशन है जब रेडिकल इनिशिएट होता है। तो पहला आप इसमें पढ़ोगे, सब लोग जानते भी होंगे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन। अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होगा, ठीक है, रेडिकल नहीं रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में आप देखोगे कि आपको क्या मिलेगा,
होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता हुआ आपको दिखाई देगा अगर यूवी रेडिएशन डालिएगा तब। दूसरा है आपका सनलाइट। सनलाइट के भी प्रेजेंस में यही होता है, सनलाइट, दिस इज ऑल्सो नोन एज एच न्यू, ठीक है। तीसरा आपका कंडीशन जो है, थर्ड कंडीशन सनलाइट के बाद, दैट इज स्ट्रॉन्ग हीटिंग। स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग में क्या होता है भैया, हम टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 500 रखेंगे तो भी आपका होमोलिसिस ही होगा। और चौथा एक और है पेरोक्साइड का यूज़, पेरोक्साइड यूज़ करते हैं तब भी होमोलिसिस ही होता है। तो अगर आप इनमें से कोई कंडीशन डालोगे गैसियस फेज में जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिनिमम या जीरो हो, इनमें से कोई प्रेजेंट होगा तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करेगा, मतलब कि आपको होमोलिसिस होगा और रेडिकल का फॉर्मेशन होना ही है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। जब भी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा फ्री रेडिकल्स ही बनते हैं। सो ये बात आपको एकदम अच्छे से दिमाग में रख लेना है कि होमोलिसिस टेक्स प्लेस बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल इनिशिएटर। जब मॉलिक्यूल गैस स्टेट में रहा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो रहा होगा या मिनिमम रहा होगा, पोलर वहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट रहे होंगे तो रेडिकल बन रहा होगा। द फर्स्ट इज होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। आई होप कि यह बात आपको समझ में आ गया। अगर आ गया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके जल्दी से एक बार शेयर कर दो बच्चों, और चैनल जो लोग नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। द सेकेंड इज हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या हेटेरोलिसिस। लेट्स सी, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या इसी को हम लोग बोलते हैं हेटेरोलिसिस। हेटेरोलिसिस। सो अब देखेंगे हेटेरोलिसिस में क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है। हेटेरोलिसिस क्या होता है और कैसे ये काम करता है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हेटेरोलिसिस करके देख लेते हैं, फिर कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए अपने पास सबने एल्किल हैलाइड सबने देखा होगा ना, कार्बन क्लोरीन। देखो कार्बन क्लोरीन में आपको पता है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दोनों के बीच में पड़ा होगा। बट क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चोर की तरह भी है, चोट्टा है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। ज्यादा मजबूत लोग हैं ना तो गरीब को सताएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने लेके भागेगा। देखो मैंने एरो जो बनाया वो डबल हेडेड एरो है। डबल हेडेड एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, पूरा इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो एरो है ये बताता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। स्ट्रेट एरो टेल रिएक्टेंट की तरफ होगा और हेड प्रोडक्ट की तरफ होगा, ठीक है। ये हेड है, प्रोडक्ट को बता रहा डिफाइन कर, इधर प्रोडक्ट होने वाला है, ये बता रहे इधर रिएक्टेंट होगा। और जो कर्व्ड एरो है ये बता रहा है ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास से इसके पास जा रहा है। तो जैसे ही जाएगा कार्बन पे क्या चार्ज आएगा बताओ सभी लोग, क्लोरीन पूरा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, किसके पास से गया, कार्बन के पास से, तो जिसके पास से जाएगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसी का नाम कार्बोकैटायन है, जो आप लोगों ने इंटरमीडिएट वाले लेक्चर में कंप्लीट पढ़ लिया है। कार्बोकैटायन के बारे में फुल डिटेल मैंने कार्बोकैटायन का आपको पढ़ा के दे दिया है। दूसरा आते हैं, एक कई कंडीशन हो सकता है। दूसरा आप सभी लोग देख के बताना, ये कार्बन और मैग्नीशियम में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के मैग्नीशियम। हम सब जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं बच्चों, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है ना कि इलेक्ट्रॉन लेने की। तो यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने पास ले लेगा और मैग्नीशियम से क्या हो जाएगा, दूर। तो यहाँ पे जब टूटेगा ये भी हेटेरोलिसिस ही है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास गया तो हेटेरोलिसिस ही है। बट यहाँ का जो स्पीसीज बनेगा वो बनेगा कार्बन आयन, ये बनेगा निगेटिव चार्ज प्लस MgBr पॉजिटिव, MgBr पॉजिटिव। तो दोनों जो स्टेप हैं बोथ आर हेटेरोलिसिस, ये दोनों हेटेरोलिसिस ही हैं, ठीक है। बस देखना है हेटेरोलिसिस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अभी कंडीशन लिखूंगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे नेगेटिव चार्ज होगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। सो इसका नाम है कार्बन आयन, कार्बन आयन। अगर आपसे यही सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लूं कि कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन बताओ और कार्बन आयन का भी, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, सभी लोग जरा आंसर करो तो कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर करके बताओ आप लोगों को क्या लगता है किसका क्या आंसर होगा। क्या लगता है आप लोगों को कैसे होगा।
जल्दी से आंसर करिए फट से। हाँ, ये sp2 कार्बोकैटायंस आर sp2 हाइब्रिड है ना, एंड कार्बन आयंस आर sp3 हाइब्रिड। ये याद रखना सभी लोग, सही जवाब। कार्बोकैटायंस आर sp2 हाइब्रिड एंड कार्बन आयंस आर sp3 हाइब्रिड। तो दीज आर द बॉन्ड क्लीवेज, ऐसे अपना बॉन्ड डिसोसिएट होता है। ठीक है, अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अपन लोग को क्या पढ़ना है इसके जस्ट बाद, नाउ अटैकिंग स्पीसीज। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अटैकिंग स्पीसीज। आप सभी को समझ में आया? तो वीडियो लाइक करना मत भूला करिए, हमेशा लाइक कर दिया करो, 2 बार 3 बार लाइक कर दो, क्या ही दिक्कत है। हमेशा ऑड टाइम में लाइक करना, इवन टाइम नहीं, ठीक है ना। या तो 1 बार, या तो 3 बार, या तो 5 बार, नहीं तो डिसलाइक हो जाता है, इसीलिए और टाइम करना। ठीक है, चल गया, आ गया, आगे चलो। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा अटैकिंग रिएजेंट्स। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे अटैकिंग रिएजेंट्स, जो अटैक करते हैं, है ना। याद करो, आपको जब हमने पढ़ाया था तो लिखा था एक चीज, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट बराबर इंटरमीडिएट, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो अब उन रिएजेंट को जानना है जो सबस्ट्रेट पे जाकर अटैक करते हैं। कौन होते हैं वो लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है, कहाँ से आए हैं, और क्या बनाने वाले हैं, आइए देखा जाए। तो अटैकिंग रिएजेंट्स वो होते हैं जो सबस्ट्रेट पे अटैक करके केमिकल चेंज प्रोड्यूस करते हैं, और वो केमिकल चेंज रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। तो रिएजेंट्स आर द रिएक्टिव स्पीसीज विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट, ब्रिंग केमिकल चेंजेस, मॉडिफाई करता है सबस्ट्रेट को और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लाता है। उसी को हम लोग रिएजेंट या अटैकिंग रिएजेंट्स या अटैकिंग स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, ये अटैक करने वाले होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं अटैकिंग स्पीसीज, एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स एंड सेकेंड इज न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स, ये 2 टाइप के हैं, या तो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा या तो न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन लविंग है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, जहां पे पॉजिटिविटी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पे जहां इलेक्ट्रॉन अधिक होगा वहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन कम होगा वहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इनको चाहिए न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज जहां इलेक्ट्रॉन ना हो। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं, ये अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। इसको इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इसको जब चाहिए तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। सो हम लोग देखेंगे दोनों के बारे में डिटेल करके, क्लासिफाई करेंगे और फुल पढ़ेंगे। ठीक है, सो पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोफाइल्स। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, ये सब के सब जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स, ई का लिखा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल्स। सो इलेक्ट्रोफाइल, चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, 1 बाय 1। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। सिंपल सिंपल बातों में अगर बात करें हम लोग, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं जो सबस्ट्रेट के उस पार्ट पे अटैक करना पसंद करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट ऑफ द सबस्ट्रेट। गलत बोल गया, लिख के बताता हूं। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इनके पास, डेफिशिएंट
स्पीसीज विच अटैक ऑन, कमी है तो अटैक वहां करेगा जहां ज्यादा होगा, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑफ द सबस्ट्रेट, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट के उस पार्ट पे अटैक करना पसंद करते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, हाई इलेक्ट्रॉन रिच हो, वहां अटैक करके ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, अगर सबस्ट्रेट में आपको पता चल जाए कि इसके यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये वहीं अटैक करने जाएंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा या कम पता लगाने के लिए आपको जीओसी आना चाहिए। अगर आपको जीओसी अच्छे से आता है तो आप आराम से लगा ले जाओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स हैं? स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। आपको में से कई लोग जानते भी होंगे, अगर जानते हो तो बताओ कितने टाइप के इलेक्ट्रोफाइल आप लोग जानते हो? हाँ, इस धरती पे कितने टाइप के इलेक्ट्रोफाइल पाए जाते हैं? कई टाइप के हैं, जिसमें से पहला है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। आइए देखते हैं ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, क्या धरती पे पाए जाने वाले सभी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, फटाक से बताइए, बस छोटा सा क्वेश्चन है, क्या धरती पे पाए जाने वाले सभी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? या तो होगा या तो नहीं होगा। नहीं, नहीं, those positive charge having incomplete octet, those positive charge having incomplete octet, सिर्फ वही पॉजिटिव चार्ज हो और ऑक्टेट पूरा ना हो वही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। जैसे सोडियम प्लस, उसका ऑक्टेट पूरा है, पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। अमोनियम आयन NH4 प्लस, पॉजिटिव चार्ज तो है बट उसका ऑक्टेट पूरा है तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं हो सकता है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना जरूरी, ये नहीं कि पॉजिटिव चार्ज सर ने कहा था पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, सिर्फ वही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, ध्यान रखना इसका। सो अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल, आइए वन बाय वन करते हैं। H प्लस आयन, कार्बोकैटायन, जितने धरती पर कार्बोकैटायन है, मेथाइल, NO2 प्लस, हाइड्रोजन जितने भी हैं Cl प्लस, Br प्लस, ये सब क्या हो गए? इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, बट इन सब का खास ये है कि ऑक्टेट पूरा नहीं रहना चाहिए, ऑक्टेट पूरा हो गया तो गड़बड़ा जाएगा। सो दोज पॉजिटिव चार्ज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन। आते हैं अब दूसरे पे, सेकेंड है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। कुछ इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी होते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। आप लोग बताइए कौन हो सकता है, ये कौन से स्पीसीज हैं जो न्यूट्रल हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के कैटेगरी में कौन कौन आएगा? इनके खानदान में बिलोंग करने वाले लोगों के नाम बताएं। सो देखिए, ऐसे सभी स्पीसीज जो न्यूट्रल हो और इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, आप लोग इसको समझ सकते हो, लेविस एसिड्स, याद है ना लेविस एसिड? तो जो न्यूट्रल हो बट ऑक्टेट कंप्लीट न हो, सो दोज न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दोज न्यूट्रल स्पीसीज having incomplete octet, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वो सब के सब क्या काम करेंगे? लेविस एसिड की तरह। जैसे BH3, ये लेविस एसिड के साथ साथ आपका न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल है, BCl3 है ना, BCl3। इसके अलावा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसके अलावा और भी देखो आपके पास और बहुत सारे हैं, जैसे कार्बीन, आप सबने देखा होगा कार्बीन, है ना, कार्बीन में क्या आता है? R2C, एक लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये हो गया कार्बीन। नाइट्रीन होता है RN, दो ठो पेयर, इसके पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको नाइट्रीन कहा जाता है। कार्बीन हो गया, नाइट्रीन हो गया। बेंजाइन,
बेंजाइन हमारा ये है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल ही है। तो दीज आर द न्यूट्रल स्पीसीज, बट इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दे टेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर इनको लेने की आदत होती है। तो जिनको इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की आदत होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। आगे समझ में सभी लोग बताइए तो आओ कमेंट सेक्शन में, इलेक्ट्रोफाइल से बात समझ में आया? न्यूट्रल वाले चार्ज वाले तो ठीक है, न्यूट्रल वाले आए कि नहीं है? न्यूट्रल वाले जाना ज़्यादा जरूरी है। ये सारे हैं, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अभी और हैं, ये दूसरा था ना, तीसरा पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल्स। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल्स, कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जो पाई बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक, पाई बॉन्डेड। बट इनके लिए भी एक कंडीशन है। क्या सभी पाई बॉन्डेड स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होंगे? नहीं, कुछ न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, एल्कीन अल्काइन न्यूक्लियोफाइल हैं। कंडीशन ये है कि एक हाई पाई बॉन्डेड सिस्टम अटैच विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो सिर्फ वही पाई बॉन्ड जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो। तो दोज पाई सिस्टम विच अटैच विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, those pi system which attached with high electronegative atom, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब कि एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना जरूरी है। अब जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स आप सबने पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक। इसके अलावा नाइट्राइल्स, कार्बन 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 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये पॉजिटिव कार्बन इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबने पढ़ा होगा, CO2 इलेक्ट्रोफाइल है ना। सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फोनेशन में यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इसके अलावा इनोन्स कंजुगेटेड कीटोन आपने पढ़ा होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इमीन्स है ना, इमीन भी होते हैं ना, ये ऐसे आपका ये हो जाएगा, दिस इज इमीन। इमीन भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इन सब में खास आप देख रहे होगे एक चीज कि सब में पाई बॉन्ड है, बट दिस पाई बॉन्ड इज वेरी स्पेशल। स्पेशल क्या है कि हर पाई बॉन्ड एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, एंड दैट इज व्हाई इट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं होता तो फिर किसी जन्म में इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन सकता था। एल्कीन एल्काइन मैंने नहीं लिखा क्योंकि उसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं होता है। बात समझे ना। सो ये हो गया आपका पाई बॉन्डेड तीसरा टाइप। नाउ फोर्थ टाइप, ये 3 हो गया ना, 4 हो गया, 3 हो गया, ठीक। तीसरा टाइप हो गया। आइए चौथा टाइप देखते हैं, फोर्थ टाइप के। चौथा वाले हैं लो एनर्जी वैकेंट सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रोफाइल्स। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स भी हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है सिग्मा स्टार का, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा होगा। सिग्मा स्टार का वैकेंट ऑर्बिटल होता है और वो बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और इनके कैटेगरी में सिर्फ एक ही कैटेगरी आती है, वो हैलोजेंस की। जैसे आप सबने पढ़ा होगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करता है, आयोडीन इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करता है। दीज ऑल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। सो यू ऑल विल नो कि इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे ये सिंपल हैं, ठीक है, ये सब सिंपल हैं। जस्ट 1 मिनट, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं।
तो हम लोग पढ़ रहे थे ये, ठीक है, लो एनर्जी वैकेंट सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफाइल्स। इसमें हैलोजन्स आते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। देखो होता क्या है कि आपने पास जब हैलोजन पढ़ते हो ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रोमीन को एज ए इलेक्ट्रोफाइल करते हैं, ऐसे Br, एक को प्लस मानते हैं दूसरे को माइनस, जबकि यहाँ पे लॉजिकली ये होना चाहिए कि दोनों सेम है तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बट इनका वैकेंट सिग्मा स्टार खाली होता है, इसी की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का बिहेवियर शो करते हैं। क्योंकि का जब एमओटी बनाओगे ना बच्चों, तो इनका एमओटी देखो ऐसे बनता है, इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एमओटी का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ बेसिक वाले चैप्टर में, आप जाइएगा देखिएगा। हैलोजनों का कलर जो था ना, यहीं से मैंने सिखाया था आप लोगों को कलर लाना। तो यहाँ पे आप ऐसे पढ़ते हो, ये आपका हो गया 3 डब्बा इधर होता है हैलोजन का। कोई भी हैलोजन लोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो 3 डब्बे बनेंगे। तो ये आपका होता है सिग्मा, ये होता है पाई, ये होता है पाई स्टार और ये होता है सिग्मा स्टार। तो क्योंकि हैलोजन का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन p5 है, इसका भी p5 होगा। तो आप देखो 5 से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 5 भरिए 1 2 3 4 5 यहाँ भी और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है ना। तो 5 5 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 में से 2 यहाँ भरेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, पाई स्टार तक भरा हुआ है। खाली कौन है, ये वैकेंट। इसी में आपका क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। और वैकेंट कौन है, सिग्मा स्टार है। एंड दैट इज वाई वी आर नेमिंग इट वैकेंट सिग्मा स्टार। लो एनर्जी सिग्मा स्टार वैकेंट ऑर्बिटल होता है एंटी बॉन्डिंग का, एंड दैट इज वाई दे बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। ये किसी भी हैलोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, चाहे ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, आयोडीन हो या फ्लोरीन हो। तो दैट इज वाई इट इज बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। सो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब एक और है आखिरी वाला, लास्ट टाइप का, जिसका नाम है एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाले, ठीक है। फिफ्थ इलेक्ट्रोफाइल का कैटेगरी है एक्सपैंडेड ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। एक्सपैंडेड ऑक्टेट मतलब ऐसे स्पीसीज हैं जिनका ऑक्टेट क्या है, एक्सपैंड करना है। तो एक्सपैंडेड ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल्स देखते हैं क्या होता है। एक्सपैंडेड ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल्स, सो दोज इलेक्ट्रोफाइल्स जिनका ऑक्टेट क्या हो, एक्सपैंड होता हो, अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर लेते हो। तो हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड करने की कैपेसिटी रखते हो, जिनकी क्षमता हो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड करने की, सच इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, आप सब जानते होगा ना। एक्सपेंड करके अपने ऑक्टेट को बढ़ा के 8 से 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ कुछ 8 से ज़्यादा कर लेते हैं। वो इसलिए कर लेते हैं कि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो सबके बस की बात नहीं है। अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड केवल वो कर सकते हैं जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो दोज स्पीसीज हैविंग vacant d orbital act as इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं बिकॉज वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करने की कैपेसिटी रखते हैं। कैसे, जैसे आप सबने देखा होगा कि PCl5 जो है, PCl5 अगर एक हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करा दिया जाए तो ये PCl6 में कन्वर्ट हो जाता है, PCl6 माइनस। तो अगर देखा जाए तो Cl माइनस एक आयनाइन नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है और वो PCl5 पे जुड़ गया, तो इसके पास जुड़ा है तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसने इस पे अटैक किया। तो PCl5 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये देखो 5 से अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, 6, तो इसको बोलते हैं एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाले इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा आप देखोगे SbCl5, ये भी कन्वर्ट हो जाता है SbCl6 माइनस में। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे हैं, FeCl3, ये FeCl4 में कन्वर्ट हो जाता है, आप सबने देखा होगा कन्वर्ट होता है। इसके अलावा आपके पास और भी स्पीसीज हैं जो इसमें करते हैं, जैसे आर्सेनिक का AsF5 है, ये कन्वर्ट हो जाता है AsF6 में फ्लोराइड एक्सेप्शन करके। तो ये सब ऐसे स्पीसीज है, यूजुअली डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास ही डी ऑर्बिटल होता है। तो जिनके पास और वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, सिर्फ वही बिहेव कर पाएगा इलेक्ट्रोफाइल एक्सपैंडेड वाला। सो ये अपना हो गया एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाला है। क्लियर। सो दिस इज द ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स। ये आपको 5 कैटेगरी इलेक्ट्रोफाइल्स के हैं।
ना अब नेक्स्ट जो हमें चलना है, अगला जो पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल के बाद दूसरा एजेंट क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो चलिए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं कि हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट अटैकिंग स्पीसीज है अपना न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, है ना। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं भैया? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल आ रहा, कोई नहीं, हम लोग इसी को पकड़ के सेट करेंगे। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल्स है। न्यूक्लियोफाइल्स एक्चुअली क्या होता है? दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अगर इनकी बात करोगे तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। सो दे बिहेव एज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, दैट इज बाय न्यूक्लियोफाइल। अब ये सबस्ट्रेट के किस पोजीशन पर अटैक करेंगे बताइए जरा आप लोग। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो कहां पर अटैक करना पसंद करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? करो कमेंट सेक्शन में कमेंट। चलो चलो एकदम तान करो, बता दो सभी लोग क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर अटैक करेगा, एग्जैक्टली। सो लेट्स स्टार्ट। दे these are electron rich species, these are electron rich species which attack on electron deficient site of substrate, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट के किस पार्ट पर अटैक करता है? वह पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसलिए क्योंकि इनके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो जिनके पास खुद से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही ज्यादा है, उनके पास क्या होगा? ज्यादा है तो कम वाले पर अटैक करेंगे, एंड दैट इज व्हाई दे बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, अब इनका भी करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन। ये भी कई टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट। कितने टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स हैं? पूरा चुन चुन के पढ़ा जाएगा, है ना, सब चुन चुन के पढ़ा जाएगा कितने टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो आप में से किसी को पता हो तो बता सकते हो कितने टाइप के न्यूक्लियोफाइल जानते हो। जैसे इलेक्ट्रोफाइल था वैसे न्यूक्लियोफाइल का भी क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले इसमें भी आएगा नेगेटिव चार्ज वाले, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। अब देखते हैं नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल कैसे काम करता है। अगर अपने पास कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो तो कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब चलो यहां पे आपको बताना है, क्या सभी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं? क्या सभी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं? हाँ, नेगेटिव चार्ज का पूरा खानदान न्यूक्लियोफाइल ही होता है, क्योंकि यहाँ पे सबका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई ही है। तो ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एक्ट एज, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। सभी नेगेटिव चार्ज, धरती पे जितने भी नेगेटिव चार्ज आपने देखे हैं सब न्यूक्लियोफाइल हैं, सब एक किनारे से लाइन लगा के न्यूक्लियोफाइल हैं। चाहे वो आपका हाइड्राइड आयन हो, ये कब है, चाहे वो आपका हाइड्राइड आयन हो H-, चाहे आपका मेथाइल माइनस हो, चाहे आपका OH- हो, चाहे आपका N3- हो, चाहे आपका कार्बोनेट आयन हो, चाहे आपका सल्फेट आयन हो, चाहे आपका एल्कोक्साइड आयन हो, कोई भी एनायन बस तुम्हारे दिमाग में अगर आता है कि एनायन है तो न्यूक्लियोफाइल है, इसकी गारंटी है। ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल है। सो न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में सब आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट, नेगेटिव चार्ज कुछ भी होगा तो न्यूक्लियोफाइल ही होगा, ये क्लियर कट है पहला। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल
अब देखो न्यूक्लियोफाइल में न्यूट्रल स्पीसीज भी बिहेव करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। अब फिर सवाल आएगा, अच्छा न्यूट्रल यहाँ कैसे आएगा? कार्बोकेटायन में तो सब, उसमें इलेक्ट्रोफाइल में तो समझ में आ गया कि सर जिनके पास क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, वही वाले होंगे। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा सर? पता चलेगा ना, बहुत आसान है, देखो कैसे चलेगा। ऐसे सभी स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर होता हो, वो बॉन्डेड पेयर नहीं है, नॉन बॉन्डेड पेयर है, फ्री है, क्लियर बैठा है, किसी को दे देगा तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ठीक है ना। सो दोज स्पीसीज हैविंग मिनिमम वन लोन पेयर, दोज स्पीसीज हैविंग मिनिमम वन लोन पेयर, वो सब के सब बिहेव करेंगे किसकी तरह? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब इनके परिवार काफी बड़े हैं। आप पानी को देखो, न्यूक्लियोफाइल है, ये वाटर क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अमीन्स क्या हैं? जितने भी अमीन हैं सब न्यूक्लियोफाइल हैं। एल्कोहल्स क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ईथर क्या है? ROR, न्यूक्लियोफाइल है। देखते जाना, सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है। पिरिडीन पढ़ा होगा, पिरिडीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ये PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन न्यूक्लियोफाइल है। सब न्यूट्रल है, बट दे ऑल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज दे ऑल हैव मिनिमम एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही। तो जिनके पास कम से कम, एनिलीन भी इसी खानदान में आएगा, तो जिनके पास एक भी लोन पेयर होगा वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे होंगे। सो दे ऑल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तीसरा आते हैं, ये दूसरा हो गया, ठीक है, समझ गया ना, सब छापते चलो। तीसरा जो हमारा है दैट इज पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल, पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल। जैसे इलेक्ट्रोफाइल में था, यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी होता है पाई बॉन्डेड वाले। आइए देखते हैं ये सब कैसे हैं भाई, कहाँ से आए हैं, कहाँ से कैसे हैं, इनको चलो पहचानते हैं। सो पाई बॉन्डेड में आता है एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आता है? एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब इनके परिवार में कौन कौन आते हैं? तो इनके पारिवारिक गुण देखिए क्या क्या है। एल्कीन, सभी एल्कीन न्यूक्लियोफाइल, ऑल एल्काइंस आर न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एलाइलिक ईथर न्यूक्लियोफाइल, दे ऑल आर न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है दे बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो आपका पाई बॉन्डेड वाले न्यूक्लियोफाइल्स हो गया, तीसरी कैटेगरी। समझ आया? फटाफट सभी लोग बता दो कमेंट सेक्शन में, समझ आया? अब अपन को इसके आगे चलना है, बस पढ़ते जाओ, समझते जाओ, इससे ज्यादा क्या चाहिए। सो अप टू दिस सबको क्लियर है, उम्मीद है सबको आ गया होगा। अब अगला टॉपिक पे चला जाए, नेक्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट है हमारा चौथा कैटेगरी, फोर्थ, ऑर्गेनोमेटैलिक रिएजेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनोमेटैलिक रिएजेंट्स। अब ऑर्गेनोमेटैलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। तो जो ऑर्गेनोमेटैलिक रिएजेंट के परिवार हैं वो कौन कौन है आइए आपको बताते हैं। ऑर्गेनोमेटैलिक रिएजेंट्स में आपके आते हैं जितने भी ऑर्गेनो मतलब कार्बन, मेटल का मतलब मेटैलिक मतलब मेटल, ऐसा कोई भी स्पीसीज जिसमें मेटल सीधे कार्बन से जुड़ा हो, सीधा मेटल कार्बन से जुड़ा हो, कोई और नहीं, कार्बन से सीधे जुड़ा होगा वही सिर्फ क्या होगा? ऑर्गेनोमेटैलिक। और ऑर्गेनोमेटैलिक सब न्यूक्लियोफाइल है। जैसे एल्काइल लिथियम, पहला है RLi, R बराबर कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल प्रोपाइल कुछ भी। दूसरा ग्रिग्नार्ड आप सब जानते होंगे RMgX। तीसरा है डाई एल्काइल कैडमियम R2CD। चौथा है डाई एल्काइल जिंक। तीसरा है गिलमन रिएजेंट R2CuLi, ठीक है। ये सब ग्रिग्नार्ड मतलब सब के सब ऑर्गेनोमेटैलिक रिएजेंट हैं एंड दे ऑल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये R बराबर क्या हो सकता है? ये R बराबर मेथाइल, इथाइल, है ना, कोई साइक्लिक रिंग हो, बेंजीन भी हो सकता है, कोई साइक्लिक रिंग भी हो सकता है, पेंटेन, प्रोपेन, कुछ भी हो सकता है, वो कार्बनिक पार्ट होगा ही होगा, तो मिनिमम कार्बन तो होगा ही होगा।
तो सभी ऑर्गेनोमेटालिक जो रिएजेंट्स हैं दे ऑल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर शो करता है और ये सब न्यूक्लियोफाइल ही है। ठीक है, और लास्ट अब है आखिरी न्यूक्लियोफाइल के परिवार का आखिरी सदस्य है एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है, एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल थोड़े खास हैं। आपने एम्बीडेंटेड लिगेंड पढ़ा होगा, बस वही यहां उठा के छाप दो, वही उठा के यहां पे छाप दो। तो एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इनके पास एक से अधिक अटैकिंग साइट होता है, बट एक बार में केवल एक ही साइट अटैक करता है, इसलिए इनको एम्बिएंट कहा जाता है। ठीक है, तो दे हैव, ये बोर्ड में बड़ा पूछता था, दे हैव मोर देन वन अटैकिंग साइट, मोर देन वन अटैकिंग साइट, बट only one site attack at a time, only one site attack at a time। एक समय में कोई एक ही साइट अटैक करेगा। होता तो एक से ज्यादा है, बट सब अटैक कर देंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड CN, देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, कार्बन अटैक करेगा तो इसको हम लोग साइनाइड बोलते हैं, है ना, साइनाइड कहते हैं। नाइट्रोजन अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड कहते हैं। याद है ना सबको? ऐसा ही NO2 में N डबल बॉन्ड O और O माइनस होता है, यहाँ भी नाइट्रोजन अटैक करेगा तो नाइट्रो कहा जाता है, और O माइनस अटैक करेगा तो नाइट्रीटो कहा जाता है, नाइट्रीटो। ऐसे ही एक दो और हैं अभी, NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, तीसरा है हमारा सल्फर अटैक करेगा तो, अगर यहाँ पे सल्फर अटैक करेगा तो इसका नाम है थायोसाइनाइडो। ठीक है, और अगर ये नाइट्रोजन अटैक करेगा तो आइसोथायोसाइनाइडो। नाम बदल जाएगा, देख लो, दोनों साइड है, मगर एक कोई एक ही करेगा, या तो सल्फर करेगा या तो नाइट्रोजन करेगा। और लास्ट वाला है आइसोसाइनेटो। O माइनस अटैक करेगा तो साइनेटो, नाइट्रोजन अटैक करेगा तो आइसोसाइनेटो। ये आपके 4 एम्बीडेंटेड लिगेंड है या एम्बिएंट लिगेंड है, जिनके पास एक से अधिक अटैकिंग साइट है, बट एक बार में केवल एक ही साइट अटैक करेगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट बॉन्ड फिजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट्स। पूरा मैंने आपको सिखा दिया, आप सब पूरा नोट्स प्रॉपर बना लो, क्योंकि इसके बाद जो चल रहा है पूरा मैकेनिज्म बहुत ताबड़तोड़ चलेगा और हर जगह आपको ये सब मिलेगा पढ़ने को। ठीक है ना, साइनाइड, NO2 माइनस, SCN माइनस, OCNO माइनस, ये सब आपको मिलेगा। सो सभी लोग बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, और जाते जाते सब लोग शेयर करके ही जाना, वीडियो को छोड़ना मत। ठीक है, और लाइक करके शेयर करके, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो बच्चे JEE नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, या CVT PG MSc एंट्रेंस का, वो सभी लोग इस चैनल पर जरूर आएँ, इसलिए उनको इन्वाइट जरूर करिएगा, क्योंकि सारे लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सब आएगा, इन सबसे क्वेश्चन आएगा। सो बी रेडी फॉर दिस, और पढ़ने के लिए तैयार रहिए। सो आज हम लोग चलते हैं, फिर कल मिलेंगे। टाटा बाय बाय।